जय हिंद दोस्तों यहाँ पर पटवारी और एमपीपीएससी के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पंचायती राज संस्थाएं। और पंचायती राज संस्थाओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? तो 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन ये क्या है और किस तरीके से इसको किया, क्यों करना पड़ा ये संशोधन, तो इसके बारे में पहला वाला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा कंप्लीट देखें और ध्यान से देखें। राइट, तो आइए यहां पर स्टार्ट करें 73वां संविधान संशोधन। और आज इसका कुछ संवैधानिक पार्ट देखेंगे, मतलब संविधान में इसको कहां कहां पर स्थान दिया गया, कौन से अनुच्छेद जोड़े गए इसमें और इसका महत्व क्या है। ठीक है, थोड़ा सा ये देखेंगे। तो देखो यहां पे सबसे पहले यहाँ पे क्या जोड़े गए यहाँ पे क्या लिखा है? जोड़े गए, मतलब यहाँ पे जो भी भाग यहाँ पे बात करेंगे जिसके बारे में वो जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए? तो 73वां संविधान संशोधन करके फिर ये भाग जोड़े गए। ठीक है, अब क्या है तो सबसे पहले देखें यहां पर। सबसे पहले यहां पर 3 भागों में बात करेंगे अलग अलग। सबसे पहले भाग ले लें, पार्ट ले लें। तो संविधान में ऐसा कौन सा भाग है जो 73वां संविधान संशोधन करके फिर जोड़ा गया? और 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1992 लागू कब हुआ था? 1993। तो इस तरीके से इसका दोनों याद रखना है। तो यहां पर ये 1992 और 1993, ठीक है, 1992 ये, उसके बाद 1993 इसमें लागू किया गया था। ठीक है, संशोधन कब हुआ था? 1992 में, और लागू कब हुआ? 1993 में। तो इस तरीके से अब दोनों सन आ सकते हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभार एक ही सन दिया लागू का और इसका दोनों का, कभी कभी 92 भी दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों सही है। ठीक, तो अब इनके अलावा अब यहां पर बढ़े तो संविधान में भाग 9, कौन सा? भाग 9 जोड़ा गया है। किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को संविधान में जोड़ा गया। और भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में है पंचायतें, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो यहां पर क्या जोड़ा? तो पंचायतें, राइट, इस तरीके से। तो पंचायतें यहां पर ही जोड़ा गया। अब पंचायतों में अलग अलग संस्थाएं हैं, सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी केवल इतना याद रखना है कि भाग 9 पंचायत शब्द जो है किसमें है? तो संविधान के भाग 9 में है। राइट, अब इसके बाद फिर आगे बढ़े तो भाग 9 के अंतर्गत टोटल 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो 16 न्यू आर्टिकल जोड़े हैं या फिर 16 नए अनुच्छेद जोड़े हैं वो कौन कौन से है, कहां से लेके कहां तक है, थोड़ा इसके बारे में बात कर लें। अलग से अनुच्छेद को लेके अलग से पूरा एक वीडियो कंप्लीट बना दूंगा मैं, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहां से लेके कहां तक अनुच्छेद जोड़े गए वो देख लें। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद है 243 से लेके 243 से कहां तक? 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक। आपको यह पता होगा कि एबीसीडी में जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो उसमें एबीसीडी के पूरे क्रम वगैरह याद करते हैं। ठीक है, तो एबीसीडी में जो ओ है वो कौन से नंबर पे है? तो 15वें नंबर पे है। ठीक है, आपको पता है? नहीं है तो आपको एबीसीडी में गिन लेना है कि ओ 15वें नंबर पे आता है। ए से गिनना स्टार्ट करेंगे तो ओ 15वें नंबर पे आएगा। ठीक है, तो ओ ए से लेके ओ तक 15 नंबर और एक ये 243, टोटल मिला कितना हुआ? 16, मतलब 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए संविधान के भाग 9 में। किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। राइट, अब इसके बाद में फिर आगे देखें तो यहां पर यह है 11वीं अनुसूची। तो 73वां संविधान संशोधन किया तो उसमें क्या किया, क्या जोड़ा? इनके अलावा तो 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। ठीक है, अब 11वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई? तो इसमें इसलिए इसको जोड़ा गया ताकि इसमें बहुत सारे जितने भी विषय हैं जिस पर पंचायत काम करेगी वो विषय इसमें जोड़े जा सके या फिर रखे जा सके। ठीक है, तो इस 11वीं अनुसूची के अंदर क्या है? तो 29 विषय दिए हुए हैं। कितने? 29 विषय। तो विषय कौन से हैं? तो यहां पर देख ले, टोटल 29 विषय। ठीक है, जिस पर पंचायती राज संस्थाएं काम करेगी। जैसे मान लो कोई इस गांव का विकास करना शिक्षा को लेकर है, ठीक है, या फिर कोई और विकास को लेके है, या फिर पशुपालन को लेके है, कृषि को लेके है। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग काम उसमें जोड़े गए हैं। यही सब काम को क्या बोलेंगे? विषय बोलेंगे। तो टोटल कितने काम है? 29 काम है। किसके लिए? तो पंचायतों के लिए। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे 29 विषय जोड़े गए हैं। और 29 विषय जो है वो 243 ओ से 243 ओ तक, इसमें कौन से अनुच्छेद में ये विषय जोड़े गए हैं? या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें इन 29 विषयों का उल्लेख है? तो कौन सा है? 243G। कौन सा है? 243G। तो यहां पे याद रखना है 243G, 243G।
ये अनुच्छेद है, क्या है ये अनुच्छेद, तो इस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, राइट। ये हुआ, ये कंप्लीट, ठीक। अब इसके बाद, अब ये कंप्लीट होने के बाद में फिर बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ें और पंचायतों के लिए, पंचायतों को गठन के लिए, पंचायतों के बारे में पूरा प्रावधान जो दिए गए हैं वो अनुच्छेद किस में दिए गए हैं, तो पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था उसको, लेकिन यहाँ कुछ अलग तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया है। तो देखो यहाँ पर अनुच्छेद कौन सा है, 40 है, अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है, 73वां संविधान संशोधन किया तो उसमें क्या क्या इसमें बातें कही गई, तो देखो यहां पर इसमें यह बोला है कि ग्राम पंचायतों का गठन के लिए राज्य कदम उठाएगा। मतलब ग्राम पंचायतों का गठन कौन करेगा, तो राज्य करेगा, ठीक है, राज्य के द्वारा यह गठन किया जाएगा। तो ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम कौन उठाएगा, राज्य सरकार उठाएगी, ठीक है। राज्य उठाएगा मतलब क्या है, राज्य सरकार उठाएगी, राइट। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ, तो PRI का मतलब होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो पंचायती राज संस्था हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो पंचायती राज संस्थाओं को आवश्यक शक्तियां प्रदान करेगा, कौन करेगा, राज्य करेगा, ठीक है। राज्य पंचायतों को जितनी जरूरत है उतनी शक्तियां प्रदान करेगा, विकास के लिए जो भी शक्तियां, जो भी पावर, जो भी संसाधन जरूरी है वो संसाधन पंचायत को उपलब्ध कराएगा, कौन करवाएगा, तो राज्य सरकार, ठीक है, राज्य परिषद, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। फिर अब आर्टिकल 40 है, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है, ठीक है। आपको पता है ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो 40वां अनुच्छेद है वो किस में आता है, भाग कौन सा है, तो भाग 4 है नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अब भाग 4 में 36 से लेके 51 तक टोटल अनुच्छेद है, ठीक है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 36 से लेके 51 तक, मतलब यहां पर यह लिख दे रहा, ये यहां पे 36 से 51 तक है, ये अनुच्छेद है। क्या लिखे मैंने, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, आर्टिकल किसमें, संविधान के भाग 4 में, भाग 4 में। और इसी के बीच में एक अनुच्छेद है 40, 36 और 51 के बीच में आएगा 40, तो ये 40 है, ये किसका भाग है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। भाग 4 का जो मुख्य मेन नाम क्या है, वो है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इन चीजों को भी थोड़ा सा याद रखना है कि पंचायतों के गठन संबंधी बात कहां पर की गई है, संविधान के किस भाग में की गई है। तो भाग की बात करें तो भाग कौन सा है, भाग यहां पर है 4। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है 40 ये वाला है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे घुमा फिरा के आपको आंसर क्वेश्चन वगैरह दे सकते हैं, तो आपको आंसर देने की टेक्निक पता होना जरूरी है, मतलब आंसर आपको आना बहुत जरूरी है। और आंसर तब आएगा जब आपने डिटेल में ये पढ़ा होगा, ठीक, डिटेल में पढ़ोगे। शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश नहीं करना है, जीके में कोई शॉर्टकट नहीं है, जितना ज्यादा पढ़ो उतना फायदा है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ नीति निर्देशक तत्व, और बाकी इसमें क्या क्या जोड़ा गया ये चीजें। अब इसके बाद में फिर बात करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन करके जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक दर्जा या फिर कानूनी दर्जा दिया गया, राइट। किस तरीके से दिया गया, उसमें क्या बोला है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लें। तो उससे पहले इसको लिख लें या फिर नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों, अब यहां पर देखें अगला, और यहां पर संविधान में संवैधानिक दर्जा किस तरीके से पंचायती राज संस्थाओं को मिला ये पूरा देखेंगे। और इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं वगैरह देखेंगे जो कि हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर ये देख लें कि संवैधानिक दर्जा किस तरीके से दिया गया। इसका सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है ये थोड़ा सा देख लें। अब यहां पर क्या दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये यहां पर ही बोला, ठीक है। और दिया गया, ठीक है, क्या है, दिया गया, दिया जाए नहीं, दिया गया, तो इसमें दिया गया, राइट, इस तरीके से यहां पे गया ये। अब इसके बाद में फिर यहां पर क्या है दूसरे नंबर पे, अब दूसरे नंबर पे ये है कि नई पद्धति अपनाने हेतु राज्य सरकारें, कौन, राज्य सरकारें बाध्य हैं। बाध्य है मतलब क्या है कि जो भी नई पद्धति है 73वें संविधान संशोधन में जो जोड़ी गई या फिर जो भी नई पद्धति लागू होगी वो राज्य सरकारें किसी भी हालत में उनको अपनाएगी या फिर अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी संविधान में लिखा गया है राज्य सरकारें वो काम करने के लिए बाध्य है, किसी भी हालत में उनको करना ही करना है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये है कि नई पद्धति अपनाने हेतु राज्य सरकारें बाध्य है, पहला ये दूसरा वाला पॉइंट ये है। और उसके बाद फिर वाद योग्य है, मतलब यहां पर जो भी बातें लिखी गई हैं ये वाद योग्य हैं। वाद योग्य है मतलब इसकी सुनवाई हो सकती है, इसकी सुनवाई की जा सकती है, ठीक है। मतलब ये है कि इनमें से किसी भी काम का उल्लंघन, किसी भी पॉइंट का उल्लंघन किया जाए किसी सरकार के द्वारा,
या किसी नेता के द्वारा, तो उसके खिलाफ केस दायर किया जा सकता है या फिर कोर्ट की शरण ले सकते हैं। कोर्ट में इस मामले को ले जाया जा सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट, किसी में भी, ठीक है, इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। इसका मतलब ये है, वाद्य योग का मतलब ये है, ठीक है, कि कोर्ट में सुनवाई इसकी होती है। अब इसके बाद में फिर ये है कि संवैधानिक दर्जे में फिर क्या बोला है 4th नंबर पे, तो 4th नंबर पे ये बोला है कि चुनाव को समय पर करवाना अनिवार्य है। अब पहले क्या था, पहले कोई फिक्स नहीं था कि चुनाव फिक्स करवाना ही करवाना है, 5 वर्ष में किसी भी हालत में होना जरूरी है, ऐसा नहीं था। लेकिन अब यहां पर जब संवैधानिक दर्जा मिला पंचायती राज संस्थाओं का, उसके बाद में यहां पे लिख दिया गया है कि चुनाव समय पर करवाना अनिवार्य है, ठीक, करवाना ही पड़ेगा। हाँ, कभी कभार दिक्कत हो सकती है कि थोड़ा लेट हो गए या फिर इस तरीके से हो सकता है। क्यों? जैसे कि अभी कोरोना का टाइम था, उसमें पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए थे, ठीक है, लेट हुए, तो इस तरीके से यहां पे लेट हो सकता है। बाकी नॉर्मल कंडीशन में किसी भी हालत में आपको करना पड़ेगा, राइट। और इसी के साथ में एक और पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि यदि चुनाव करवाने से ही पहले, चुनाव मान लो से कि अवधि जो है 5 वर्ष की, इससे पहले कोई पंचायत भंग हो जाए, मान लो 2 साल चली, 3 साल चली, उसके बाद में भंग हो गई, तो उस चुनाव के लिए, उस खाली जगह के लिए, या फिर कोई सरपंच हट गया है, उसके लिए वहां पर उसके 6 महीने के भीतर भीतर क्या करना है, आपको उसका चुनाव करवाना है, ठीक है। या बाकी जो अवधि है, शेष बची हुई अवधि है, वो 6 महीने से कम की है तो फिर नहीं होगा, तो फिर चुनाव नहीं होगा, फिर उसी टाइम से ही होगा। लेकिन कम से कम 2 साल 3 साल इस तरीके की अवधि बाकी है और कोई पंचायत को भंग कर दिया, किसी सरपंच को हटा दिया है, तो फिर वहां पे आपको करना पड़ेगा चुनाव, और यहाँ पे चुनाव प्रणाली जो भी है उसको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है, चुनाव समय पर करवाना अनिवार्य है। फिर कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दी। अब यहाँ पे कुछ परिभाषाओं में सबसे पहला क्या है, जिला है। अब जिला मतलब क्या है, जिला मतलब यहाँ पे ये बोला है, जिले से राज्य का जिला अभिप्रेत है, मतलब राज्य को बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में बांटा है, ठीक है, विकास की दृष्टि से, ताकि सही तरीके से विकास कर पाए। तो उसके लिए यहाँ पर हर एक जिला जो राज्य का है, बस वही यहाँ पे जिले के लिए परिभाषित किया गया है, मतलब जिले से राज्य का जिला अभिप्रेत है, बस इतना केवल ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा एक ऐसा समूह व्यक्तियों का जो निर्वाचन नामावली में जिनका नाम दर्ज है, ठीक है, या फिर निर्वाचन नामावली में जो पंजीकृत है, ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे लोगों का समूह क्या कहलाता है, ग्राम सभा कहलाता है। तो निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों का समूह, राइट। अब इसके बाद में मध्यवर्ती स्तर, मध्यवर्ती स्तर क्या है, तो यहां पर जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, यहां पे लिख दे रहा हूं ग्राम, और इधर जिला, इधर क्या है, जिला। इन दोनों के बीच में एक ऐसी संस्था है जो इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, मध्यवर्ती स्तर। मध्यवर्ती स्तर जैसे ब्लॉक, तहसील, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, पंचायत समिति होती है, तो यहां पर ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, तहसील यहां पे लिख लें या फिर ब्लॉक लिख लें, ब्लॉक। अब यहां पर जो भी समिति होगी, जो भी पंचायत होगी, वो इन दोनों के मध्य का काम करेगी, मतलब एक प्रकार की इन दोनों को जोड़ने के बीच की कड़ी है, ठीक है, इस तरीके के यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसके बाद में फिर देखें यहाँ पे ग्राम, तो ग्राम क्या है, राज्यपाल अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र, मतलब राज्यपाल एक नोटिफिकेशन निकालेगा और उसमें यह कहेगा कि ये वाला क्षेत्र इतना है, ये पूरा क्या है, इस गांव का एरिया है, कि उस गांव का कोई नाम दे देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर जैसे कि झाबुआ जिला है, तो झाबुआ जिला पूरा क्या, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे गाँव हैं, ठीक है। तो बहुत सारे गांव, अलग अलग गांव, जिस राष्ट्रपति ने मान लो कोई भी नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें ये बोल दिया है कि इतना इतना एरिया इस गांव का है, तो बस वो अधिसूचना हो गई, इसकी नोटिफिकेशन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से राज्यपाल अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र, ठीक है, तो ये हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन का ये सेकेंड पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट खास खास चीजें हमने यहाँ पर देखी, और उसके बाद में अगला वाला जो पार्ट रहेगा वो किसका रहेगा, तो वो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद पे रहेगा, और वे अनुच्छेद रहेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, हर एक एग्जाम में लगभग आते ही आते हैं, ठीक है, खास करके पटवारी, एमपी पुलिस और ये एमपी एसआई वगैरह, ठीक है। तो इसमें अच्छी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, हर एक चीज को लिख के रखना है, पढ़ना, इसको बार बार रिवीजन करते रहना, ताकि हर एक चीजें आपको याद रहे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।